चलिए अगला टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इधर वही था। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब हुआ ये अगर कोई डायपोल यानी कि द्विध्रुव ए बी हो, एक ध्रुव पे -q दूसरे ध्रुव पे +q, इसका कुल लेंथ यानी टोटल लेंथ 12 हो, कुल लंबाई, ये इसका केंद्र हुआ सेंटर जो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, इधर भी है और इधर भी है। जब इसके समांतर लेते हैं, पैरेलल लेते हैं तो उसको एक्सियल बोलते हैं, इंग्लिश में एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। दूसरा, जब इससे लंबवत लेते हैं यानी कि 90 के कोण पे लेते हैं, सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं तो उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे, r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर कोई निश्चित बिंदु P है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दूरी निकालने के लिए, इसको एक बार a से मिला दिए और एक बार b से मिला दिए, मतलब एक बार -q से और एक बार +q से। क्योंकि यहाँ का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका ये समकोण हो गया, और समकोण हो गया इसका मतलब है कि ये हाइपोटेनस हो रहा है 90 के सामने वाला। ठीक, तो ये r है और ये l है, तो इसका आंसर हो जाएगा √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। उसी तरह इधर भी ये r और ये l, इधर का भी वही आंसर है। अब आते हैं, अगर इसके कारण से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, वो सदिश राशि है, तो प्लस वाले कारण बाहर की तरफ, तो इसके कारण E1 है, तो E1 जो है वो बाहर की तरफ, जबकि माइनस वाले कारण E2 अगर हो तो E2 जो है वो इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ होता है माइनस के कारण से, तो E2। देखिए पिछला जो हम एक्सियल वाला बनाए थे उसमें ऐसा था फिगर, ये E1 है और ये E2 है, तो बीच का एंगल सीधे हमको दिख जाता है या अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, जिसका कोण कितना 180 डिग्री 180 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कोण नहीं। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, ये E1 है, ये E2 है, बीच में इसका रिजल्टेंट वाला वैल्यू मतलब टोटल E का। अब इसमें एंगल तो हमको पता है नहीं E1 और E2 के बीच में, तो करते क्या है कि इस ट्रायंगल का पूरा ट्रायंगल अगर ले रहे हैं PAB, इसमें दो साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है मतलब दो एंगल भी इसका इक्वल हुआ, तो इस साइड के सामने का ये और इस साइड के सामने का ये अगर थीटा है तो ये भी कितना थीटा, ये थीटा, ये वाला एंगल लेके ध्यान समझते हैं हिंदी में एकांतर कोण और अल्टरनेट एंगल। जेड जब भी बनता है तो ये एंगल और ये एंगल मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है इक्वल, ये थीटा है, ये भी कितना थीटा। अब देखिए रिजल्टेंट मतलब परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो जितना कोण पे E2 के साथ उतना ही कोण पे किसके साथ ये होगा E1 के साथ। कहने का मतलब अगर ये थीटा है इधर का भी एंगल इसका थीटा बनेगा, लेकिन हमको E का E1 और E2 से नहीं चाहिए, हमको चाहिए E1 और किसके बीच का E2 के बीच का। ये थीटा प्लस थीटा टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे, अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके एक ध्रुव पे -q दूसरे ध्रुव पे +q, द्विध्रुव की कुल लंबाई 12। ठीक, इसके केंद्र O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई निश्चित बिंदु P है, यदि +q आगे इसका विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर हो जिसकी दिशा इस तरफ से बाहर की तरफ B से P की तरफ, और जबकि -q का E2 वेक्टर हो तो जिसकी दिशा P से किस तरफ A की तरफ हो। ठीक है, अब ये हो गया थीटा और ये थीटा, कोण अपने मन से माने, इंग्लिश में इस तरह का लिखा है AB is an electric dipole which contains -q and +q charge on their both pole and the total length of dipole is 2l। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ के आगे क्या होगा, इसमें सेंटर से फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल at a distance of r a point P is taken in equatorial position if electric field due to +q charge is U1 vector whose direction is from B to P मतलब बाहर की तरफ। ठीक, and if electric field due to -q charge at point P is E2 vector whose direction is from P to A, ये P से A की तरफ अंदर की तरफ इन बात। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं E1 वेक्टर के लिए। E का जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है वो ऐसा होता है 1/4πε0 q/r²। ठीक है,
तो प्लस क्यू वाले से लेंगे तब भी ये डिस्टेंस है, माइनस क्यू वाले से लेंगे प्लस क्यू वाला ये है और माइनस क्यू वाला ये, तो इसके लिए भी डिस्टेंस यही है, इसके लिए भी डिस्टेंस यही है। तो क्या लिख लेंगे हम, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, और r की जगह डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कर देंगे हम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये रूट है ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये फर्स्ट हुआ E1 का। दूसरा माइनस वाले का निकालेंगे, तो माइनस वाले का कितना लिख रहे हैं, E2 लिख रहे हैं, तो माइनस वाले का E2 लिख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। ये आपको पहले बता चुके हैं कि जब विभव बनाते हैं तो प्लस वाला प्लस में लिखते हैं, माइनस वाला माइनस में लिखते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र बनाते हैं तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण से लिखते हैं कि प्लस वाला का डायरेक्शन जो होता है वो बाहर की तरफ और माइनस वाले का डायरेक्शन किस तरफ, अंदर की तरफ। तो केवल q यूज होता है, डिस्टेंस इसका भी वही है, वही आंसर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इक्वेशन है। एट पॉइंट P द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसे डायरेक्शन अलग है, एक B से P की तरफ है, दूसरा P से किस तरफ, A की तरफ। तो लिख सकते हैं एट पॉइंट P, एक मैथ में साइन यूज होता है मोड का, मोड का मतलब है कि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, या माइनस है तो माइनस से कोई मतलब नहीं, इसमें हम लिख सकते हैं E1 का मॉड इज इक्वल टू E2 का मॉड और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन 30। E1 और E2 दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, दोनों का दिशा क्या है, एक दूसरे के अलग अलग है। एक का B से P की तरफ है, दूसरा P से किस तरफ, A की तरफ, क्योंकि चार्ज एक का प्लस है दूसरा किसका माइनस। तो अगर इसको हम मोड में डाल देंगे इसका मतलब है, और इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, केवल वैल्यू से, और वैल्यू तो दोनों का क्या है, सेम। अब हमको E1 और E2 नहीं चाहिए, हमको टोटल का वैल्यू चाहिए, E का वैल्यू। E का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी के लिए रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हम जानते हैं, C इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसी तरह इसमें रखेंगे हम E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम थीटा के बदले थीटा रख लेते हैं, या दूसरा चीज एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि हम दिखा चुके हैं पीछे E1 और E2 का जब यहाँ में ये क्या बोलता है डायरेक्शन के लेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम है, या तो E1 को E2 से बदल लेंगे या E2 को E1 से। तो पुटिंग E2 इज इक्वल टू E1, यानी कि E2 बराबर E1 रखने पर, ठीक है, अब रख लेते हैं E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर, जहां जहां E2 है उसको E1 से चेंज कर देते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस 2E1, फिर E2 के बदले E1 cos थीटा, E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, यहाँ से हम ये तो लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन हो गया है कितना, 2E1 का स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। चलिए अब यहाँ पे बचा एंगल का थीटा, तो एंगल किसके किसके बीच में था, E1 और E2 के बीच में, और वहाँ देखिए E1 और E2 के बीच का टोटल एंगल कितना, 2 थीटा में, मतलब थीटा के बदले हम क्या रख देंगे, 2 थीटा, थीटा बराबर 2 थीटा या पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, तो रखते हैं, तो हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, और मैथ में इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा का होता है। 1 प्लस cos 2 थीटा का मैथ में जो भी पढ़ते होंगे, या तो पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो आगे पढ़ना हो, 1 प्लस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला, तो 2E1 का स्क्वायर, इसको बदल दिए किससे, 2 cos स्क्वायर थीटा से। अब ये टोटल आंसर हो गया 2 × 2 4, E1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो 4 का रूट 4 का वर्ग में 2, E1 स्क्वायर का E1 और cos स्क्वायर का cos थीटा। ठीक है, अब E1 का जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन का रख देते हैं, तो हो जाएगा
ई बराबर 2, E1 का वैल्यू रख रहा है, E1 का वैल्यू है 1/4πε0 Q by R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। E1 की जगह E1 का वैल्यू रखे, यानी समीकरण 1 से। बगल में है cos थीटा। सारा आंसर बन चुका, अब सिर्फ बच गया cos थीटा का आंसर निकालने का। cos थीटा का आंसर आप किसी भी ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, या तो इधर वाले हाफ ट्रायंगल से या इधर वाले हाफ ट्रायंगल से। तो देखिए इन ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज AOP लीजिए या BOP लीजिए, कोई भी त्रिभुज लीजिए। तो इन ट्रायंगल POA उसमें cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्व, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस या B बाई H समझिए, B बाई H आधार बाय कर्व, ठीक है। तो आधार देखिए तो इसका ये 90, ये क्या है इसका हाइपोटेनस यानी कि कर्व है, ये थीटा, थीटा से जुड़ा हुआ हमेशा बोलते हैं दो ही साइड होता है, एक होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्व, दूसरा होता है बेस यानी कि आधार। तो थीटा से एक तो ये निश्चित हो गया कि कर्व है, ये क्या बचा इसका आधार, और ये इसका लंब है। लंब का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आधार का जरूरत है। आधार के लिए L है और कर्व के लिए इतना B बाई H का आंसर हो गया। तो पहले नाम ही लिख लीजिए AO बाई AP, AO का L और AP का अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर या L। रूट को जब पावर के फॉर्म में आप लिखते हैं तो पावर का मतलब होता है, रूट का मतलब पावर कितना 1/2, ठीक है। ये अगर इक्वेशन 4 था पहले से, तब कोस का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इस कोस का वैल्यू इक्वेशन 4 में रख सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू यानी कि कोस थीटा का मान किस में समीकरण 4 में रखें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो E इज इक्वल टू 2 into 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। अब देखिए जैसा आपको बताया हूँ कि कभी भी आंसर P के फॉर्म में बनता है, P का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L मतलब डायपोल मोमेंट के फॉर्म में बनता है। और डायपोल मोमेंट का यानी विद्युत द्विध्रुवागमन का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो Q इंटू L तो दिख रहा है, दो यहाँ है, इसको देखिए हम L में इंटू कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4πε0 Q इंटू 2L। यहाँ पे देखिए एक ही जैसा बेस आधार वाला, यहाँ भी यहाँ भी एक ही जैसा आधार का जब होता है तो पावर को क्या करता है ऐड करता है। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस 1/2, तो 1/4πε0 ये पूरा आंसर P का P बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है। करना कुछ भी नहीं, E1 E2 का वैल्यू निकाले, फिर दिखा रहे हैं कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण जिसको बोलते हैं, वैल्यू वैल्यू दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन यानी कि दिशा जो है दोनों का अलग, क्योंकि एक प्लस क्यू वाला है और दूसरा कौन सा माइनस क्यू। एक चार्ज जो है एक आवेश प्लस में और दूसरा आवेश माइनस में, एक का लिखते हैं डायरेक्शन B से P की तरफ और दूसरा का लिखते हैं P से किस तरफ A की तरफ। E1 E2 निकाले, फिर E1 इज इक्वल टू 2 दिखाए बोर्ड के अंदर, उसके बाद रिजल्टेंट के लिए यहाँ फिर E2 को बदल दिया किससे E1 से। उसके बाद जब बदलने के बाद हम किए तो इतना आंसर आया 1 प्लस कोस थीटा। थीटा वहां पे दिख रहा है आपको कि E1 और E2 के बीच में टोटल एंगल कितना है 2 थीटा। थीटा को हम चेंज किए किससे 2 थीटा से, 1 प्लस कोस 2 थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा तो 2 into 2 4, E1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 4 का रूट 2, E1 स्क्वायर का E1 और कोस थीटा। E1 का वैल्यू इतना रखें, ये E1 का वैल्यू बगल में कोस थीटा, फिर त्रिभुज से हम निकाले कोस थीटा, तो कोस थीटा का वैल्यू रखें Q into 2L, का आंसर ये पूरा आंसर है, ठीक। इसके बाद एक बनाते हैं किसका आइडियल डायपोल का, यानी कि आदर्श द्विध्रुव जिसको आप बोलते हैं। आदर्श द्विध्रुव का जब बनाते हैं जो नोट में पॉइंट एक्सप्रेशन यही तक का, ठीक है। नोट में जो पॉइंट बनाते हैं पहला क्या आइडियल डायपोल का। आइडियल डायपोल के लिए L के बदले कितना आंसर रखते हैं 0, यहीं पे रख लीजिए। आइडियल या स्मॉल डायपोल के लिए क्या होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ये पावर 3/2, 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर पे पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल,
यानी कि आंसर हो जाएगा 1/4πε0 और P/R3। ये नोट का पहला जब आइडियल डायपोल होगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त समझिए ये है एक्स, ये क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन का, यानी कि निरक्षीय स्थिति का, ठीक है। निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति का देखिए, अक्षीय का जब हम पीछे बनाए थे ई एक्सियल या अक्षीय, तो इसका हमें आया था आइडियल वाला वैल्यू 1/4πε0 2p/r3 जो पीछे बनाए हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए हमारे पास है 1/4πε0 p/r3, मतलब अगर ये 2 को हम हटा लें यहाँ से तो पूरा आंसर है इक्वेटोरियल का, निरक्षीय का, ठीक है। इसमें इंटू कर दिया कितना से 2 से, इसका मतलब ये हुआ कि ई अक्षीय इज इक्वल टू या एक्सियल इज इक्वल टू ई निरक्षीय यानी कि इक्वेटोरियल इनटू 2। ये केवल स्मॉल डायपोल का वैल्यू, मतलब छोटे द्विध्रुव के लिए, कि अक्षीय का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निरक्षीय का कितना गुना, दुगुना होता है। यानी कि एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होता है, यानी कि डबल होता है, ठीक। अगर रेशियो कहीं हमसे पूछा है एक्सियल और इक्वेटोरियल का तो 2:1 होगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये पोजीशन था कौन सा, एक्सियल यानी कि अक्षीय, ठीक है, और ये पोजीशन है कौन सा, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल यानी कि निरक्षीय, ठीक है। अब देखिए एक्सियल का वैल्यू हमारे पास दिख रहा है कि एक्सियल जो है ये दोनों बड़ा कौन हो, इसका 2 गुना ही एक्सियल वाला वैल्यू, मतलब अक्षीय जो है वो निरक्षीय का कितना गुना, 2 गुना। अक्षीय बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो वैल्यू है वो बड़ा है और यहाँ वैल्यू छोटा है। तो जब हम एक्सियल से जाएंगे ये इक्वेटोरियल, तो यहाँ बड़ा था और यहाँ जाकर वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा, कम हो रहा, मतलब एक्सियल से इक्वेटोरियल में जाने पर वैल्यू घटता, अक्षीय से निरक्षीय में जाने पर वैल्यू क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है, ठीक। जबकि यही निरक्षीय से अक्षीय में आएंगे तो यहाँ वैल्यू कम है और यहाँ वैल्यू क्या है, बढ़। यहाँ कम से हम कहाँ आ रहे हैं, ज्यादा की तरफ, तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी वैल्यू बढ़ेगा। कब, निरक्षीय से अक्षीय में आने पर वैल्यू बढ़ेगा और अक्षीय से निरक्षीय में जाने पर वैल्यू घटेगा। यानी कि इक्वेटोरियल से एक्सियल में जब आएंगे तो इंक्रीज होगा और एक्सियल से इक्वेटोरियल में जाएंगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। ये सब रिलेशन था और ये इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे